हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसी प्लस, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। और आप हैं इस नए सब्जेक्ट में जो कि हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज द बिल्डिंग मटेरियल्स। सिविल इंजीनियरिंग की कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो जूनियर इंजीनियर की एग्जाम हो, चाहे वो असिस्टेंट इंजीनियर की एग्जाम हो, ये सब्जेक्ट ऑलमोस्ट हर एग्जाम में बहुत ज्यादा वेटेज कैरी करता है। नियर अबाउट दी हाईएस्ट वेटेज किसी भी एग्जाम में देखा जा सकता है। और ये सब्जेक्ट हम उतने ही ज्यादा बेहतर तरीके से कवर अप करने वाले हैं जितनी ज्यादा इस सब्जेक्ट की किसी भी जेईई और रही एग्जाम में इंपॉर्टेंस है। तो आज का हमारा ये पूरा सेशन इसी बात पर होने वाला है कि सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या सब्जेक्ट का ओवरव्यू होने वाला है, कैसे इस सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कैसे सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं। कई बार बच्चों को नहीं पता होता कि हम सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं और कैसे इसको पढ़ने की जरूरत है। हम वही सारी बातें आज इस सब्जेक्ट में करने वाले हैं। सो हम पहले इसमें सब जो सिलेबस है हमारे पास उसका हम ओवरव्यू लेकर चल रहे होंगे, इंट्रोडक्शन लेके चलेंगे बिल्डिंग मटेरियल्स का, फिर हम बात करेंगे द वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज टिम्बर। तो चलिए सेशन में बढ़ते हैं आगे। सेशन में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन में शेयर करना चाहता हूं कि जो आपको लेक्चर्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं इस यूट्यूब चैनल पर, ये आपको मंडे टू फ्राइडे सारे लेक्चर्स देखने को मिल रहे होंगे। हर सैटरडे आप इन्हीं सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट सेशंस में आकर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। हर संडे को आप मैराथन सेशन अटेंड करके अपने सारे के सारे जितने भी आने वाले एग्जाम्स, उन आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट्स यहां पर अलग अलग सब्जेक्ट्स का हम लोगों ने शेड्यूल दे रखा है, इन शेड्यूल पर इस टाइम पर आपको ये सारी क्लासेस मिल रही होंगी। तो आप अपने प्रिपरेशन को बेहतर करने के लिए इस चैनल को जो है वो कंटिन्यूसली अपने प्रिपरेशन मोड में आगे लेकर चले। एंड दिस इज सम इंफॉर्मेशन अबाउट मी जो कि आप देख सकते हैं। डायरेक्टली बढ़ते हैं सब्जेक्ट के ऊपर। सो दिस इज द सिलेबस दैट वी आर गोइंग टू कवर इन बिल्डिंग मटेरियल, जहां पर हम इन कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग मटेरियल पे बात कर रहे होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे टिम्बर के ऊपर, देन विल बी टॉक अबाउट लाइम, मोटार, सीमेंट, रॉक्स एंड स्टोन्स, एग्रीगेट्स, ब्रिक्स, पेंट, वार्निश, डिस्टेम्पर, बिटुमिन, टार, एस्फाल्ट। यही सारी चीजें हम कवर अप करने वाले हैं पूरे बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सब पहले तो बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट का एक ओवरव्यू कि सब्जेक्ट की एक्चुअली में इंपॉर्टेंस कहां पर, क्यों सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत पड़ रही है, क्यों हमारे लिए ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम यहां पर इस इमेज में देख पा रहे हैं, इफ यू सी इन दिस इमेज, आपको ये समझ में आएगा कि ये जो घर बना हुआ है, इसको बनाने से पहले कई सारे पॉइंट्स पर सोचा गया होगा। ये घर कहां पर बन रहा है, कैसी इसकी डिजाइन होनी चाहिए, किन मटेरियल से इसको बनाने की जरूरत है। ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि आज के टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और वहीं पर अगर सोचा जाए तो किसी भी स्ट्रक्चर को बनाते टाइम उसमें किस तरह का बिल्डिंग मटेरियल हम इस्तेमाल करें, किस फैक्टर्स पर हमारे पास हमारे बिल्डिंग मटेरियल की चॉइस डिपेंड करेगी, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। छोटे छोटे एग्जाम्पल के थ्रू इन सारे पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि ये जो घर बना हुआ है, ये शायद किसी ठंडे प्रदेश में बना हुआ है। मे बी इट इज अ फॉरेन कंट्री जहां पर बर्फ ज्यादा गिरती हो, शायद इसीलिए इसकी डिजाइन ऐसी रखी गई है ताकि जब भी बर्फ गिरेगी तो बर्फ यहां से अपने आप नीचे गिर जाए और बिल्डिंग के ऊपर उसका लोड ना पड़े। पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट, इसमें काफी ज्यादा ग्लास वर्क का इस्तेमाल हुआ है जो कि इनकी शायद रिक्वायरमेंट भी है। साल भर में बहुत कम समय ऐसा आता है जब इनके पास धूप होती है और वो उसी धूप से अपने घर को गर्म भी करने की कोशिश करते हैं, तो इन्हें शायद ग्लास वर्क की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, जिससे कि सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट विल ट्रेवल इनसाइड द हाउस और घर जिस मात्रा में गर्म करने की जरूरत है वो अपने आप हो जाएगा। हाँ, इंडिया में हम जरूर गलत कर रहे हैं। हम सिर्फ उसे एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा देखने के लिए हम बना देते हैं इन कंप्लीटली कांचों से, हम जो है वो ग्लास वर्क से पूरी तरीके से बिल्डिंग का एलिवेशन डिजाइन कर देते हैं। गर्मी के मौसम में इतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट अंदर ट्रेवल करती है कि आपने बिल्डिंग एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से ग्लास वर्क करके बना तो दी, लेकिन ये इको फ्रेंडली बनने के बजाय और इको डिजास्टर बन जाती है। मतलब कि गर्मी के मौसम में इतनी ज्यादा हीट अंदर आती है बिल्डिंग के इन्हीं ग्लास शील्ड, ग्लास विंडोज से, कि अब आपको उसे ठंडा करने के लिए और ज्यादा एयर कंडीशनिंग की जरूरत पड़ जाती है।
तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, सबसे बड़ा जो है वो डिजास्टर समझ लीजिए आप। बिना प्रॉपर नॉलेज बिल्डिंग मटेरियल के अगर हैं तो उस कारण से ऐसी कई सारी घटनाएं हो सकती है। तो जब हम ये ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो सबसे पहला तो एक बात आई कि हमारे पास ये क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, ठंडा प्रदेश है तो उसमें जरूर ये कारगर होगा, नहीं तो फिर हमारे लिए वो डिजास्टर ही बनेगा। तो बात कहां पर आ गई, बिल्डिंग मटेरियल के चॉइस के ऊपर। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि कौन सा बिल्डिंग मटेरियल किस जगह पर किस परिस्थिति में कैसा यूज करना है, तो फिर आप हमेशा गलत चॉइस कर बैठेंगे एंड इट इज गोइंग टू लीड टू अ डिजास्टर इनटू द स्ट्रक्चर। फिर दूसरी चीज बन जाती है हमारे पास यहां पर कि जब हम ये स्ट्रक्चर डिजाइन करने जा रहे हैं तो हमें अगर इकोनॉमी मेंटेन करना है तो फिर इस स्ट्रक्चर को बनाने में जितने भी बिल्डिंग मटेरियल के एलिमेंट यूज होंगे वो सारे वैसे ही सिलेक्ट करने पड़ेंगे जो हमारे पास कॉस्ट वाइज कम हो। अब उसमें हमारे पास अंतर आ जाता है कि इफ यू आर गोइंग टू मेक अ बिल्डिंग फॉर अ लग्जरियस पर्पस तो फिर उसमें नहीं सोचते, इफ इट गोइंग फॉर अ वेरी मीडियोकर पर्पस तो उस टाइम पे हमें सोचने की जरूरत पड़ जाती है, तो फिर वो दोनों रीजन बन जाते हैं। फिर साथ ही साथ हमें सोचने की जरूरत पड़ जाती है कि हमारे पास यहां पर जब हम बिल्डिंग बना रहे हैं तो कंस्ट्रक्शनल मेथड्स क्या यूज की जाए। कई बार प्रीकास्ट मेंबर्स यूज होते हैं और अगर प्रीकास्ट मेंबर्स यूज करने के लिए हमें किस तरह के मशीनिंग टूल्स का इस्तेमाल होता है, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो ऐसे केस में हमें सोचना पड़ जाता है कि अगर हम कंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स को, हमारे पास कंस्ट्रक्शनल मेथड्स हैं, क्या उन्हें चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। तो बिल्डिंग मटेरियल कौन सा यूज करना है उस टाइम पे हमें इन 4 पॉइंट पे जरूर सोचने की जरूरत पड़ती है कि हमारे पास क्लाइमेटिक बैकग्राउंड कैसा उस एरिया का, हमें क्या इकोनॉमिक एस्पेक्ट मेंटेन करके चलना है, कंस्ट्रक्शनल मेथड्स हम क्या लेकर चल सकते हैं और उसके लिए हमारे पास किस तरह के मैकेनिकल टूल्स अवेलेबल हैं। तो इसी के बेसिस पर हम जो है वो चॉइस ऑफ मटेरियल हम सिलेक्ट करके चलते हैं। और आप जैसे जान रहे हैं आज के इनटू दिस मॉडर्न एज ऑफ टेक्नोलॉजी इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि हम सही डिसीजन ले भी पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे। अदरवाइज एक बार बन जाने के बाद कॉस्ट इतनी हो जाती है कि हम दोबारा उसे चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर हम बात करें जो हमारे पास अलग अलग तरह के बिल्डिंग मटेरियल्स हैं बेस्ड ऑन द केमिकल कंपोजिशन एंड द एटॉमिक स्ट्रक्चर, हम हमारे बिल्डिंग मटेरियल्स को अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं। इफ यू सी हियर द इमेजेस, स्टोन आपको दिखाई दे रहा है, वुड आपको दिखाई दे रहा है, दी डिफरेंट अलॉय मटेरियल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, स्टील दिखाई दे रहा है आपको, एग्रीगेट दिखाई दे रहा है। ये जितने भी अलग अलग तरह के आपके मटेरियल्स हैं ये सारे मटेरियल्स कैटेगराइज्ड है ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन एंड द एटॉमिक स्ट्रक्चर। जितने भी मेटल्स होते हैं इन सारे मेटल्स की एक बहुत अच्छी खासियत है, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, अच्छा खासा लोड ले सकते हैं। तो व्हेनेवर वी आर गोइंग इनटू अ कंडीशन ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें लोड अच्छी कैरिंग कैपेसिटी हो तो फिर हम मेटल जरूर सिलेक्ट करते हैं। फिर बात आती है हमारे पास अनदर टाइप ऑफ मटेरियल दैट वी हैव सिरेमिक। तो सिरेमिक का मतलब है जितने भी मटेरियल होते हैं जो सारे के सारे हमारे पास क्ले प्रोडक्ट मान लो, टाइल्स मान लो, स्टोन्स मान लो या सीमेंट की क्यों ना बात कर लो, दे आर ऑल कंप्लीटली ब्रिटल इन नेचर। और जितने भी ऐसे टाइप के हमारे पास ब्रिटल नेचर के जितने भी बिल्डिंग मटेरियल होते हैं हमारे पास उसमें हमेशा फोर्सेस और स्ट्रेसेस का बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है कि भाई टेंशन तो नहीं आ रहा है, टेंसाइल स्ट्रेसेस तो नहीं डेवलप हो रहे हैं। तो वहां पर हमारे पास फोर्सेस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो जाता है। इफ यू टॉक अबाउट दी पॉलीमरिक सब्सटेंसेस, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं आपसे कि एक वुड है हमारे पास, तो वुड हमारे पास जो है वो एक नेचुरल पॉलीमर है जो कि हमारे पास सेलुलोज और लिग्निन से बना हुआ है। और उसी के अलावा हम कई सारे ऐसे पॉलीमर्स बना सकते हैं जो सिंथेटिक होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया। रबर को खैर हम मैन्युफैक्चर तो नहीं कर रहे हैं, हम ट्री से निकालकर फिर हम उसकी जो है वो फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं। देन ऑल्सो फर्दर इट इज बेसिकली पॉलीमरिक कंपाउंड ओनली। तो उनकी क्या यूज हो जाती है वो हमें देखना पड़ता है। साथ ही साथ इफ यू गो इनटू द कंपोजिट मटेरियल्स, अलग अलग चीजों को मिलाकर बनने वाले मटेरियल को कंपोजिट मटेरियल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां से स्टोन्स उठा लिए, यहां से मैंने लाइमस्टोन उठा लिया, सीमेंट बना लिया, एग्रीगेट यू ले लिए, साथ ही साथ मैंने यहां से स्टील ले लिया, इन सबसे मिलाकर अगर मैंने कोई कंक्रीट बना दिया इज ए कंपोजिट मटेरियल। अलग अलग तरह के मटेरियल इसमें इंड्यूस्ड है और सबके अपने अपने अलग अलग प्रॉपर्टी कारण एक नया ही मटेरियल बन जाता है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल बन जाता है। तो हम उस बेसिस पर सिलेक्ट करते हैं कि हमारे पास हमें किस कंडीशन में किस तरह के मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। सो इफ यू टॉक अबाउट these metals are very strong and flexible, most widely used in the building materials. If you go into the ceramics are polycrystalline materials and are mostly oxides, nitrates of carbides. They are brittle in nature. जैसे कि एग्जांपल के तौर पे क्ले प्रोडक्ट हो गया, स्टोन्स,
ग्लास, सीमेंट, ये सब चीजें जो है वो हमारे पास सिरेमिक की कैटेगरी में आती है। पॉलीमरिक मटेरियल्स आर टिम्बर, रबर, प्लास्टिक। जितने भी हम एग्जांपल देखें, प्लास्टिक एक सिंथेटिक पॉलीमर है, लो डेंसिटी होती है, हाई फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बहुत अच्छी अलग अलग तरह की जगह पर यूज कर सकते हैं। टिम्बर जो है हमारे पास एक नेचुरल पॉलीमर है। जो हमारे पास कंपोजिट मटेरियल्स होते हैं, दे आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। तो ये सब अलग अलग कैटेगरी में हम हमारे टिम्बर, हमारे मटेरियल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। अब अभी तक तो मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि बिल्डिंग मटेरियल्स के नॉलेज की जरूरत है क्यों हमें, क्योंकि हमारे पास ये अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं कि कौन सा सबको सिलेक्ट कर लेना चाहिए। अलग अलग तरह के बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं जिसकी सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। इफ यू गो इनटू द केस कि आपको बिल्डिंग मटेरियल इतने प्रकार के हैं, इनकी इतनी डाइवर्सिटी है, तो फिर आप कैसे सिलेक्ट करेंगे, कैसे आपके पास सही मटेरियल पहुंचे, कैसे आपको पता चले कि सही मटेरियल क्या है क्या नहीं है, तो और कौन सा आपको यूज करने की जरूरत है। तो उसमें हमारे पास अलग अलग फैक्टर्स बन जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपके पास आग लगने की सिचुएशन है और कल को वहां पर आग लग जाती है, तो उस केस में जैसे फॉर एग्जांपल कंक्रीट है, तो कंक्रीट के पास स्ट्रेंथ तो अच्छी है और साथ में फायर रेजिस्टेंस भी अच्छा होता है। लेकिन अगर उसी सिचुएशन में मान लो हमने लोहा यूज किया होता, स्टील यूज किया होता, तो स्ट्रेंथ तो अच्छी होती है, लेकिन हमारे पास हाई और लो टेम्परेचर पे ये अलग बिहेव करेगा। ज्यादा टेम्परेचर हो गया, पिघलना चालू हो जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। तो ये सोचना पड़ता है कि स्टील की भी स्ट्रेंथ अच्छी है, कंक्रीट की भी अच्छी है, अब कौन सा यूज करें। सो फॉर दैट वी मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। साथ ही साथ बात करते हैं रेजिस्टेंस टू वाटर, एसिड एंड अल्कलीज। कोई ऐसी जगह पर पानी का यूज करना है, सॉरी कोई ऐसी जगह पर बिल्डिंग मटेरियल का यूज करना है जहां पर एसिड का, पानी का अटैक होने वाला है, क्या टिम्बर का इस्तेमाल किया जा सकता है? वी कैन नॉट डू दैट। अगर आपको कोई गार्डन बनाने को बोल दे और गार्डन में आपको बोल दे कि बाहर ओपन एटमॉस्फेयर में चेयर्स लगानी है, आप लकड़ी की चेयर लगा देंगे तो पूरा खेल ही खत्म हो जाएगा, हमारे लिए डिजास्टर बन जाएगा। हम नहीं चाहते ऐसा हो। विल बी यूजिंग सम अदर काइंड ऑफ मटेरियल, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, अ हाई क्वालिटी प्लास्टिक कैन बी यूज। तो हमें इसके लिए बहुत ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत पड़ती है हर एक बिल्डिंग मटेरियल को, ठीक है। साथ ही साथ मटेरियल फॉर इंटीरियर गार्डन, आउटसाइड पार्क, ये वही सारे एग्जांपल हो गए हमारे पास। एंड अनदर वन इज द ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रॉन्ग। आपको ये सोचना पड़ता है कि अगर आपने कोई पब्लिक प्लेस में कोई चीज बनाई है, फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर में कोई चीज बना रहे हो एंड यू नो कि इसका यूज जो है वो बहुत कम होने वाला है, तो आप उसमें जो है वो डेलिकेट मटेरियल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे कि वियर एंड टियर ज्यादा नहीं होता और उसे आप आसानी से हैंडल करके मेंटेन कर भी सकते हो। अगर आपने कोई पब्लिक प्लेसेस में कोई चीज बनाने का सोचा, फॉर एग्जाम्पल किसी भी पार्क के अंदर, कोई गार्डन के अंदर जो चेयर्स होती है बैठने के लिए, अगर आपने लो क्वालिटी की बना दी, कोई बहुत ही लेस स्ट्रेंथ वाला सिस्टम या कोई भी मटेरियल आपने यूज कर लिया, कुछ ही दिनों में वो पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। तो वहां पर हमें ऐसे ही मटेरियल्स चूज करने पड़ते हैं जो कि अलग अलग कंडीशन में हमारी सुटेबिलिटी को मैच कर सके। सो इफ यू टॉक अबाउट कि हमारे पास अगर इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और स्पेसिफिक है किसी भी बिल्डिंग मटेरियल का यूज होना, तो ये बिल्डिंग मटेरियल हमारे पास आ कहां से रहे? कोई इंडस्ट्री हमारे पास भेज रही होगी। जैसे टिम्बर है तो डायरेक्ट लकड़ी काट के तो हम यूज करते नहीं है, लकड़ी कटती है, कहीं पर जाती है, फर्नीचर बनकर हमारे पास आता है, तो उसके भी स्टैंडर्डाइजेशन होते हैं। एग्रीगेट से कंक्रीट, कल को हमने किसी से कहा हमें कंक्रीट बना कर लेकर आ जाओ, वो कुछ भी डाल कर ले आएगा, उसके लिए स्पेसिफिकेशंस हैं। जब आप स्टील की बात करते हैं, जैसे कि मान लो रेलवे है, तो रेलवे को रेल्स की जरूरत पड़ती है, इन्होंने स्टैंडर्डाइजेशन बना रखे हैं। तो टाटा जब मैन्युफैक्चर करता है तो उसी स्टैंडर्ड से मैन्युफैक्चर करता है। क्या होता है कि बिल्डिंग मटेरियल्स जो हैं, ये बिल्डिंग मटेरियल्स जब मार्केट में आएंगे तो आप उसको जिस पर्पस के लिए यूज करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आपको मटेरियल मिल जाए, इसके लिए भी हमारे पास बहुत ज्यादा सख्ती हमें करने की जरूरत पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको गार्डन या आउटसाइड पार्क में कोई बहुत हेवी चेयर रखनी है, आप मार्केट में चले गए, आपने मार्केट में चेयर खरीदने का सोचा, सामने वाले ने आपको अगर मान लो कि बहुत ही लोकल चेयर पकड़ा जो कहा कि नहीं नहीं ये बहुत स्ट्रांग है, तो वो तो खराब ही हो जाएगी। So for that we have different standards. तो उसके लिए we talk about the importance of the standardization cannot be emphasized. It requires quality of material and manufactured items to be not below a specific standard level. एक जो भी हमारे पास अलग अलग स्टैंडर्ड लेवल सेट करते हैं उससे कम क्वालिटी का कोई मटेरियल नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो हम वो बेसिकली यूज नहीं करते।
BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हैज पब्लिश अ नंबर ऑफ कोड्स एंड स्टैंडर्ड जो हम पढ़ते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल IS 456-2000, ठीक है, IS 800-2007। तो ये जितने भी कोड्स हैं, ये कोड्स क्या बताते हैं कि चीजें ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट ही वैसी है। तो ऐसे केस में हमारे पास BIS has published a number of codes and standards for each and every material and on manufactured building materials to specify a specific standard level for them। तो उनके लिए हमारे पास अलग अलग लेवल और इस लेवल ऑफ स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं। तो ये तो हो गई बात कि भाई BIS के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो सिविल इंजीनियर क्या करेगा? व्हाट डज अ सिविल इंजीनियर डू? सिविल इंजीनियर के पास इन सारे अलग अलग कोड्स के प्रोविजंस, अलग अलग बिल्डिंग मटेरियल की प्रॉपर्टीज, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी यूजेबिलिटी, उनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये सब पता होना चाहिए। A civil engineer is thus required to have a good working knowledge, first of the building materials, second of their optimum application on the basis of their principal properties, and third of their manufacturing techniques कि भाई ये बन कैसे रहे हैं। अगर खराब टेक्निक से बने हैं तो काम के नहीं होंगे। In order that the buildings and installations may have optimum engineering, economic performance and efficiency। तो कोई भी इंजीनियर से क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप क्या सकते हो, सब चीजों का नॉलेज अच्छा होना चाहिए। फिर इन चीजों को आप ऐसी सही जगह पर लगा पाओ कि हमारे पास जो ऑप्टिमम इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी निकल कर आए, अगर वो चीजें लगी है तो। बस इसी के अकॉर्डिंग अब हमें पूरे सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत है। पूरा सब्जेक्ट जब हम पढ़ेंगे तो हर एक पैरामीटर के ऊपर, हर एक बिल्डिंग मटेरियल के ऊपर, बिल्डिंग मटेरियल वो क्यों है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं, ऐसा क्यों है, क्यों नहीं है, क्यों इसकी जरूरत है, कैसे इसको यूज किया जा सकता है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज है, क्या इसकी खराबियां हैं, सब चीजों को बात करते हुए चलेंगे, जस्ट अकॉर्डिंग टू दी कोडल प्रोविजंस ओनली। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं, कमिंग ऑन टू दी फर्स्ट। ये जैसे कि हम बात करते हैं पहले चैप्टर के ऊपर, टिम्बर के ऊपर। टिम्बर को आप सब लोगों ने सुना भी होगा, पहले आप देख भी पा रहे हैं, ये लकड़ियां हैं जो आपके पास ये पेड़ दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं पेड़ों से मिलने वाली जो लकड़ी होती है, हमारे पास जो वुड होता है, उसी को हम टिम्बर कहते हैं। लेकिन ये टिम्बर वर्ड आया कहां से आपके पास? सो इफ यू टॉक अबाउट टिम्बर, तो टिम्बर हमारे पास वर्ड आता है फ्रॉम दी वर्ड टिम्ब्रियन, और टिम्ब्रियन का मतलब होता है टू बिल्ड। टिम्ब्रियन का मतलब होता है टू बिल्ड। पुराने जमाने में जब लोगों के पास ऑप्शन आना चालू है कि हम घर बनाकर वहां बस भी सकते हैं, तो सबसे पहला ऑप्शन तो जो है वो गुफाओं में हुआ करता था। उसके बाद जब लोग समझदार हुए तो लोगों ने जो है वो क्या करना चालू किया, लकड़ी का इस्तेमाल करना चालू किया घर बनाने के लिए। तो जब भी कोई चीज उस टाइम पे बनाने की बात होती थी, इट वॉज द फर्स्ट चॉइस कि लकड़ी का इस्तेमाल करेंगे। तो लकड़ी, टिम्ब्रियन का मतलब होता है तो टू बिल्ड, कुछ बनाना। और क्या बना रहे हैं? तो सब कुछ लकड़ी से बन रहा है, तो उस लकड़ी को नाम दे दिया दिस इज टिम्बर। तो ऐसे केस में हमारे पास टिम्बर इज बेसिकली रेफर्ड टू बिल्ड। और फिर लकड़ी से क्यों बना पाए? क्योंकि इतने सालों में लोगों ने सोचा, इतने सालों में जो ह्यूमन जनरेशन उसने सोचा कि ये जो पेड़ है, ये सालों सालों तक इसके ऊपर जितनी भी टहनियां हैं उन सबका वजन आराम से झेल लेता है, पत्तियां, फल, सबका वजन आराम से झेल लेता है, जिनका 1-1, 2-2 टन तक वजन जा सकता है। फिर साथ ही साथ इसमें जितना भी इंपैक्ट होता है, विंड का इंपैक्ट, रेनफॉल का इंपैक्ट, किसी भी चीज का, उन सबको झेलकर फिर भी ये ऐसे ही खड़ा रहता है। मतलब इसमें कुछ तो ऐसी बात होगी। यस, इसमें वो सारी प्रॉपर्टीज है जो हमें किसी भी एक इंजीनियरिंग बिल्डिंग मटेरियल में चाहिए होती है, दैट इज स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, हर वो चीज इसके अंदर है। तो इसी की वजह से हम इसको जो है वो यूज कर पाते हैं। इफ यू टॉक अबाउट टिम्बर इज अ नेचुरल हार्डनिंग मटेरियल, टिम्बर इज अ नेचुरल हार्डनिंग मटेरियल। और हर वो लकड़ी को हम टिम्बर नहीं कहते, बट यस, जैसे कि आप यहां देख पा रहे हैं, इफ यू टॉक अबाउट दिस पीस ऑफ वुड, तो ये हो सकता है छोटी मोटी टहनियां हो जिन पर आप लोड दो, टहनियां टूट जाए तो ये किसी काम की नहीं होंगी। लेकिन किसी लकड़ी में से निकलने वाला वो हिस्सा विच हैज द इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी, सिर्फ उसी पीस ऑफ वुड को हम क्या कहेंगे? टिम्बर कहेंगे। So wood obtained from the trees which has the engineering application is known as timber। तो ये हमारे पास जो है, हम टिम्बर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? टिम्बर इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, कितनी तरह की लकड़ियां होती है, कितने तरीके से टिम्बर को क्लासिफाई किया जा सकता है, टिम्बर के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, माइक्रो स्ट्रक्चर तक जाएंगे कि ऐसा क्या है टिम्बर के अंदर कि टिम्बर के अंदर जो है वो इतनी स्ट्रेंथ आ जाती है,
क्या है वो, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करेंगे। टिम्बर के मैक्रोस्कोपिक पे बात करेंगे कि भाई लकड़ी का जो पूरा आकार है वो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों बना, कितने पार्ट्स हैं इसके अंदर। कन्वर्जन प्रोसेस, कैसे आपके पास कोई जंगल की लकड़ी आपके पास एक फर्नीचर के रूप में आ जाती है। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, कन्वर्जन प्रोसेसेस। पेड़ को काटना, उसकी सीजनिंग करना, सोइंग करना, ट्रीटमेंट करना, फिर उसके बाद उसकी जो है वो ड्रेसिंग करके आप तक पहुंचाना। ये हर प्रोसेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, कंप्लीट डिटेल में। फिर बात आती है प्रॉपर्टीज ऑफ टिम्बर, ऐसे क्या प्रॉपर्टीज है जिनके कारण से हम टिम्बर को यूज कर पा रहे हैं। विल डील विथ वेरियस फॉर्म्स ऑफ टिम्बर। आज आपको मार्केट में कितनी तरीके से जो है वो टिम्बर मिल रहा है, हम उस पॉइंट पर बात करेंगे। डिफरेंट जितने भी फॉर्म्स हैं हमारे पास, जितने भी अलग अलग ट्रीज हैं जिनसे हम टिम्बर ऑब्टेन कर सकते हैं, हम सब के बारे में बात करेंगे। कौन से ट्री से किस तरह की लकड़ी या किस पर्पस के लिए यूटिलाइज की जा सकती है, हर पैरामीटर पर बात करेंगे। दैट इज द अनदर पॉइंट दैट वी हैव डिफेक्ट्स इन द टिम्बर। तो टिम्बर में क्या डिफेक्ट्स हो सकते हैं, कितने अलग प्रकार के डिफेक्ट होते हैं, कोई लकड़ी सड़ जाती है, कोई लकड़ी नहीं सड़ती। तो हर एक पैरामीटर पर डिटेल में बात करेंगे। सो दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू कि ये सब्जेक्ट आपके सामने किस तरह से खुलने वाला है, जो कि आपकी 100% अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा और दिमाग आपका पूरी तरीके से खोल देगा कि अच्छा ये होता है बिल्डिंग मटेरियल और इसे इस तरह से पढ़ा जाता है। सो आई वेलकम यू ऑल इन दिस लेक्चर सीरीज ऑफ बिल्डिंग मटेरियल, जिसमें कि हम आगे धीरे धीरे ऐसे ही सब्जेक्ट को कवर अप करते चले जाएंगे इन कंप्लीट डिटेल, विथ कंप्लीट इमेजेस, कंप्लीट डिटेल के साथ। ठीक है, चलिए। सो अ वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम माय साइड कि एसएससी 2023 के लिए वी आर ऑलरेडी रनिंग अ सार्थक बैच लाइव फ्रॉम आवर ऑफलाइन क्लासेस। आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। अगर आप इंडिया में होने वाले कोई भी और जेईई एग्जाम को टारगेट करना चाहते हैं तो विजय बैच इज देयर फॉर यू, जिसमें कि आपकी हर स्टेट जेईई के एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर किया जाएगा। अगर नॉन टेक में आपका कोई भी पोर्शन वीक है तो आप इस पोर्शन को इंप्रोवाइज कर सकते हैं बाय एनरोलिंग इन दिस नॉन टेक के महापेक वाले बैच में। अगर आपकी एसएससी की प्रिपरेशन ऑनगोइंग है और आप चाहते हैं कि इसको बेहतर कर सके तो टेस्ट सीरीज हैज ऑलरेडी बीन लॉन्च और बहुत जरूरी है टेस्ट सीरीज में एनरोल करना। सो डू एनरोल इन द टेस्ट सीरीज और अपने प्रिपरेशन को बेहतर बनाएं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एवरी वन ऑफ यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।